बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नो डी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2023 का पास पेपर सोल्व करना है, जिसका कोर्स कोड है 305। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई ओवरऑल रिंग स्ट्रेन इज मिनिमम इन साइक्लोहेक्सेन ऑल्दो द एंगल स्ट्रेन इज मिनिमम इन साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेक्सेन कैन अडॉप्ट अ चेयर लाइक कन्फर्मेशन which allow all bond angle to be close to ideal tetrahedral angle, effectively eliminate angle strain. Chair conformation allow for a more staggered conformation of hydrogen atom to minimize the torsional strain, effectively eliminating the both angle strain and torsional strain, resulting in the minimum overall ring strain. जबकि साइक्लोहेप्टेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन में हमने ये बात कर ली कि ना तो एंगल स्ट्रेन होता है, ना ही रिंग स्ट्रेन है, ना ही टॉर्जनल स्ट्रेन है हाइड्रोजन्स की रिपल्जन का, क्योंकि सारे हाइड्रोजन स्टैगर्ड फॉर्म में, और ना ही एंगल स्ट्रेन है, इसलिए मिनिमम रिंग स्ट्रेन है। जबकि साइक्लोहेप्टेन की बात करें, इसमें प्लेनर साइक्लोहेप्टेन मॉलिक्यूल्स होता है जिसका एंगल होता है 108। इसमें एंगल स्ट्रेन तो सबसे कम होता है। द एंगल स्ट्रेन इज सो क्लोज टू दी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल डेट ऑलमोस्ट नॉट एंगल स्ट्रेन इज एक्सेप्टेड। बट इसमें क्या है, इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें कौन से होते हैं, स्टैगर्ड हाइड्रोजन, इसलिए टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता। लेकिन इसमें इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसलिए सफिशिएंटली टॉर्जनल स्ट्रेन होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, स्केच हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास एक लीन है, ये आपको इसकी ऑर्बिटल डायग्राम नजर आ रही है। जो सबसे दरमियान वाली कार्बन है वो sp हिब्रिडाइज है, बाकी दो टर्मिनल कार्बन है वो sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम है। देन अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम्ड रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। हमने देखना है कि कौन सा रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म भी देखना है। तो ये देखो, इसमें हमारे पास कीटोन है और दूसरा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है। मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव होगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, उसके साथ जुड़ जाएगा अल्डिहाइड कीटोन की कार्बन के ऊपर, उसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा। देन प्रोटोनेशन होगी, एंड वाले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी और एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है, हाउ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट फॉर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ सिंगल मोलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सिमिलर या डिफरेंट मोलिक्यूल्स के दरमियान होती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मोलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान होती है। इट गिव राइज टू एसोसिएशन बिटवीन द मोलिक्यूल, दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या एसोसिएशन होती है। और दूसरा क्या होता है, अगर एक स्ट्रक्चर के में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो इट गिव राइज टू रिंग फॉर्मेशन और चिलेशन होते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जांपल भी दी गई, जैसे वाटर है, दो अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो नाइट्रोफिनॉल, इसमें दे सकते हैं नाइट्रो ग्रुप है और दो पे नाइट्रो ग्रुप है, और फिर हमारे साथ फिनॉल है। फिनॉल की हाइड्रोजन और नाइट्रो का O ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। देन है टर्शरी केटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी केटाइन विच इज टर्न मोर स्टेबल देन CH3CH2। जस्टिफाई, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप वो कार्बोकेटाइन जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। बाद में देखें तो दूसरे जिसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं उसके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। अब एंड वाली देखें तो उसमें सिर्फ 1 मिथाइल ग्रुप है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ 3। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी।
तो आप देख सकते हैं कि टर्ब्यूटाइल केटाइन के 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, दूसरे के 6 हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और एंड वाले के 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्ब्यूटाइल केटाइन की होगी। और इंडक्टिव इफेक्ट से भी बता सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल ग्रुप होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। वो क्या कार्बन को इलेक्ट्रॉन जिसके साथ भी जुड़े होते हैं उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करते हैं। अगर कार्बन की तरफ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मीजोफॉर्म एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम? एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच इज बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड कायरल कार्बन एटम दोनों एक ही कार्बन एटम होते हैं। कायरल कार्बन एटम ऐसे कार्बन एटम होते हैं जिसके साथ जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। और मीजोफॉर्म ऐसा कंपाउंड होता है जो कि कायरल होता है, उसमें कायरलिटी पाई नहीं जाती, लेकिन उसके अंदर एक कार्बन जो होते हैं ना वो कायरल होते हैं, कायरल सेंटर्स होते हैं, लेकिन मोलिक्यूल कायरल होता है। The achiral molecule that have chirality center are called mesoforms. The mesoform has a plane of symmetry, क्योंकि उनमें symmetry आ जाती, plane of symmetry. This plane possess the molecule. This line divide the molecule into 2 mirror images half. Mesoform are not optically active. अब जैसे हम देख रहे हैं कि 2,3-butadienol 2,3-ब्यूटेन डायोल। अब देखें इसमें देखो अगर हम दरमियान से मिरर गुजार दे तो दोनों 2 हाफ कंपाउंड के एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो ये हमारे पास ब्यूटीन डाइओइक एसिड है, ये हमारे पास ब्यूटीन डाइओइक एसिड, एक फ्यूमेरिक एसिड, एक मेलेनिक एसिड। तो जो फ्यूमेरिक एसिड होता है उसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, क्योंकि दोनों COOH ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे और दोनों एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर रही हैं। जबकि मैलिक एसिड में देखें तो दोनों COOH ग्रुप एक ही साइड पे होते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसलिए उसका डाइपोल मूवमेंट होता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज और कन्फिगरेशनल चेंज में फ़र्क बताना। कन्फर्मेशन चेंज इन्वॉल्व द रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड रिजल्टिंग इन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस। जो कि कन्फिगरेशन क्या होता है, इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्शन अराउंड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। कन्फर्मेशन में रोटेशन जो होती है अराउंड द सिंगल बॉन्ड वो पॉसिबल होती है, जबकि कन्फिगरेशन में क्या होता है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। Conformation refer to different arrangement of atom in a molecule that can easily interconverted. Configurational refer to the different arrangement of atoms in a molecule that cannot readily interconverted. अब कन्फर्मेशन में क्या होता है, रोटेशन ईजी होते हैं इसलिए कंपाउंड इंटरकन्वर्टेड होती है, जबकि कन्फिगुरेशन में देखें तो क्या होता है कि रोटेशन नहीं पॉसिबल होती इसलिए कंपाउंड इंटरकन्वर्टेड नहीं होते। कन्फर्मेशन कैन नॉट आइसोलेटेड इन सोल्यूशन। तो कन्फर्मेशन होता है सोल्यूशन में आइसोलेट नहीं कर सकते, जबकि कन्फिगरेशन आइसोलेट कर सकते हैं। कन्फर्मेशन इज डन बाय रोटेशन, कन्फिगरेशन इज डन बाय ब्रेकिंग बॉन्ड। कन्फिगरेशन में क्या होता है कि बॉन्ड रोटेट नहीं होता, लेकिन उसको तोड़ के हम पॉसिबल कर सकते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 5 to 40 किलो जूल पर मोल। इसमें एनर्जी बॉन्ड तोड़ना तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी। आगे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही होगी कन्फर्मेशनल आइसोमर की और कन्फिगरेशनल आइसोमर की। देन है गिव स्ट्रक्चर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ 1,2-डाई-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये मैंने इसके सिस और ट्रांस आइसोमर बना दिए। आप इसकी चेयर फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे हमने 2024 के पास पेपर में देखा था कि हमने 1,2-डाई-इथाइल साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में सिस और ट्रांस आइसोमर बनाए थे। देन व्हाट इज स्टीरिक हिंड्रेंस? स्टीरिक हिंड्रेंस रेफर टू फिनोमेना वेयर द साइज एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल प्रिवेंट और स्लो डाउन अ केमिकल रिएक्शन। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या, रिपल्शन हिंड्रेंस रुकावट है जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से होती है। जैसे इन SN2 रिएक्शन CH3Br कैन easily in an SN2 reaction because the central carbon atom is not surrounded by bulky groups allowing nucleophile to attack.
तो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे CH3B आ रहा है, इसमें क्या होगी कि एक मिथाइल ग्रुप है तो रिपल्जन नहीं होगी, लेकिन इसकी जगह हम सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड ले लें, अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा कि उसमें रिपल्जन ज़्यादा होगी, तो रिएक्शन भी जल्दी नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। देख सकते हैं आर इन CN2 रिएक्शन बिकॉज द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 बल्कि ग्रुप्स। ये टर्शरी टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, बल्कि मिथाइल ग्रुप्स ब्लॉकिंग द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अप्रोच स्टीरिक हिंड्रेंस काज डी लोकलाइजेशन एंड इंक्रीज बेसिसिटी। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी ज़्यादा होगी। कंपेयर द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड विद इथानोइक एसिड। तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन इथानोइक एसिड, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप हैलोजन ग्रुप से अटैच होंगे और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे और वो इजीली प्रोटॉन को जाने की इजाज़त दे देंगे। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। देन वाई CF3CH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3CH। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन है, उसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, एसिडिटी को इन्हेंस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बाय क्रिएटिंग ग्रेटर पॉजिटिविटी ऑन कार्बोक्सिलिक कार्बन एंड स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस बाय रिड्यूसिंग इट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें भी क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। जबकि एसिटिक एसिड में कोई भी फ्लोरीन या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो वो वीक बेस एसिड होगा। देन एग्जाम्पल है वाई अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस। अमाइड्स जो होते हैं वो हमारे पास NH2 अमाइन, अल्काइल अमाइन, और जो अमाइड्स होते हैं उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है दरमियान में, तो अमाइड्स जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। जो अल्काइल अमाइड्स में अल्काइल ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वो इजीली मूव हो जाता है। जबकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है ना, इसाइल ग्रुप इसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा, किसी को भी लोन पेयर डोनेट करने की इजाज़त नहीं देगा। लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन ऑन द इन एन अमाइड इज डीलोकलाइज थ्रू मेकिंग इट लेस अवेलेबल टू बॉन्ड विद द प्रोटॉन। और अमाइड में रेजोनेंस भी होगी, रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या करेगा, कम बेसिसिटी शो करेगा, जल्दी से अपने लोन पेयर को रिमूव नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है वाई बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन साइक्लोहेक्सेन हेक्सोइक एसिड। तो उन्होंने क्या, बेंजोइक एसिड साइक्लोहेक्सोइक एसिड से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो बेंजोइक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव, बेंजोइक एसिड में से देखें तो हाइड्रोजन रिमूव कर दे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस जो होगी उसमें डीलोकलाइजेशन होगी। कार्बन ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा ना वो स्टेबल हो जाएगा, उस पर क्या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, इसलिए वो साइक्लोहेक्सोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। साइक्लोहेक्सोइक एसिड में तो रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हो सकता। यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ बेंजोइक एसिड की क्या है, डीलोकलाइजेशन से डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे। देन अगला क्वेश्चन है ड्रा S and R आइसोमर ऑफ CH3CHCl तो मैंने इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लिया है। अब उन्होंने कहा डेजिग्नेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज R and S आइसोमर। तो जो नेगेटिव कार्बन है वो हमारे पास R कार्बन होता है और जो पॉजिटिव कार्बन होता है वो हमारे पास S कार्बन होता है। देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 1 है स्टीरियो आइसोमरिज्म इन बाइफिनाइल्स एंड अल्केन्स। तो बाइफिनाइल्स सबसे पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म इन अल्कीन देख लेते हैं। कंपाउंड इन विच सिंगल कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 2 और मोर कार्बन एटम बाय अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। अल्कीन्स ऐसी कंपाउंड होते हैं जिनमें जो एक कार्बन होती है ना वो डिफरेंट दो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है। एक सिंगल कार्बन एटम दो अदर कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ी हो। इसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं, लेकिन आइसोमरिज्म शो करने के लिए इनको डिफरेंट होना पड़ेगा। दोनों कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए।
लेकिन दोनों कार्बन पे अगर एक कार्बन पे ए और बी ग्रुप लगे हुए तो वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा है वो सेम हो सकते हैं। इस कार्बन पे जो जुड़ा अगर वही दूसरे कार्बन पे जुड़ा हो तो आइसोमरिज्म शो हो सकता है, लेकिन एक कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप्स नहीं अटैच होने चाहिए। एग्जाम्पल दी है सिंपल सी, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अलीन की CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या सेंट्रल मेटल जो सेंट्रल कार्बन एटम वो sp हिब्रिडाइज होगा और टर्मिनल कार्बन sp2 हिब्रिडाइज होंगे। इन 3D स्ट्रक्चर एज द p ऑर्बिटल आर एट राइट एंगल। जितने भी अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं और ओवरलैप करते हैं परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स, रिजल्टिंग इन दी वन डबल बॉन्ड बीइंग वर्टिकल एंड अदर वन इज हॉरिजॉन्टल। आप जैसे फिगर्स में भी देख सकते हैं, दो ग्रुप क्या है ऐसे ऐसे तिरछे हैं थोड़े, और दो में p ऑर्बिटल्स ऐसे स्ट्रेट है, तो उनमें क्या होगा ऐसे स्ट्रेट बॉन्डिंग होगी, और जो तिरछे उनमें हमारे पास बॉन्ड ऐसे आगे पीछे वाले बनेगा, जो स्ट्रेट है उसमें ऊपर नीचे वाला बॉन्ड बनेगा। तो इसमें क्या होगा दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक हमें बॉन्ड वर्टिकल नजर आएगा डबल बॉन्ड और दूसरा हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। देयरफॉर द कार्बन विद द हॉरिजॉन्टल डबल बॉन्ड इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स वर्टिकली। और जिसका हमें हॉरिजॉन्टल डबल बॉन्ड नजर आएगा उसके साथ जुड़े हुए कंपाउंड परपेंडिकुलर वर्टिकल होंगे, और जो हमें वर्टिकल डबल बॉन्ड होगा उसके साथ जुड़े हुए दो ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल होंगे। जैसे स्ट्रेट वाले के साथ दो जुड़े हुए कंपाउंड हैं वो हमें वर्टिकल नज़र आने चाहिए, और जो वर्टिकल डबल बॉन्ड है उसके साथ जुड़े हुए मैंने सीधा लाइनों से शो किया, इसका मतलब ये है कि वो हॉरिजॉन्टल है। जैसे इस फिगर में भी दिखाया गया, पहले हाइड्रोजन क्या है स्ट्रेट है, फिर दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड वर्टिकल, फिर दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड स्ट्रेट, फिर कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो वर्टिकल है। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अल्कीन को शो करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो उसके साथ जो ग्रुप टर्मिनल कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट होने चाहिए, और हमेशा अलीन्स ऑड नंबर की होनी चाहिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, इवन नंबर नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल में दिखाया गया है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगला स्टीरियो आइसोमरिज्म इन बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स आर फॉर्म्ड बाय टू बेंजीन रिंग अटैच बाय अ सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है दो बेंजीन रिंग होती है और एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। सब्स्टिट्यूशन, अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन एंड ऑर्थो पोजीशन हो जाए तो क्या होगा, व्हेन द बाइफिनाइल्स रिंग्स आर सब्स्टिट्यूटेड ओवर ऑर्थो पोजीशन द कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग आर sp2 hybridized, then rotation across the sigma bond is restricted, also minimized static hindrance, both the rings are perpendicular to each other। तो क्या होगा दो रिंग्स आपस में जुड़ी, दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या लगा दें सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो दोनों की ऑर्थो पोजीशन एक दूसरे के करीब होगी, तो रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों रिंग्स रोटेट कर जाएंगी, एक रिंग तो वर्टिकल हो जाएगी और एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर हम सब्स्टिट्यूशन एट पैरा और मेटा कर देना, पैरा और मेटा पे ये क्या करेगा रिंग्स क्रॉस सिग्मा बॉन्ड अलाउज द सिग्मा बॉन्ड टू मूव। तो क्या होगा कि अगर मेटा और पैरा पे कर दें तो सिग्मा बॉन्ड के जो इर्द गिर्द है वो रोटेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो क्या होगा प्लेनैरिटी आ जाएगी, प्लेनैरिटी आने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। जबकि मेटा में ऑर्थो में ऐसा नहीं होता, ऑर्थो में क्या होता है कि रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और रिस्ट्रिक्टेड सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो इससे क्या होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटीज इन बाइफिनाइल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट ओवर द बोथ द रिंग्स एंड ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल, अदरवाइज द प्लेन ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट एंड इट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे ये देख रहे हैं एक रिंग थोड़ी वर्टिकल और एक रिंग हमें स्ट्रेट नजर आ रही है, इन दोनों के दरमियान मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाया होगा, और दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे मैंने बल्कि ग्रुप्स अटैच किए हुए। देन हमारे पास है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन को हमने 2024 के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से देखा था। Then question number 3 है stop condensation with condition and synthetic application। stop reaction में क्या होगा, the reaction between the dialkyl succinate and the carbonyl group in the presence of strong base like NaOH या NaH2 to give a salt of alpha beta unsaturated half ester is called stop reaction। इसमें क्या होगा
एक हमारे पास कार्बोनाइल कम ग्रुप आ जाएगा, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, तो इधर क्या है कीटोन है और साथ हमारे पास डाई अल्काइल सक्सिनेट कंपाउंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास डाई अल्काइल सक्सिनेट है। जहाँ भी डाई अल्काइल सक्सिनेट का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आपने याद रखना है कि वो स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके नतीजे में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ ईस्टर कंपाउंड बनेगा। मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा और देन प्रोटोनेशन होगी। ये हमने अभी पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें भी इसका मैकेनिज्म देखा था। देन इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, पहले ही आपने एप्लीकेशन वही लिखनी है जिससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वही रिएक्शन उठा के लिख देना, वो इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन बन जाएगी। दूसरा क्या होगा, कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर कर देना उसी तरह के 2-3 रिएजेंट लेके। सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोन, इससे एस्ट्रोन की सिंथेसिस भी की जाती हैं। 2 कंपाउंड लेने हैं, एक हमने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया जिसमें बेंजीन रिंग भी है और एक हमने ले ली है डाई अल्काइल सक्सिनेट। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। उसके सर्वल स्टेप के बाद यानी बहुत ज़्यादा स्टेप के बाद हमारे पास एस्ट्रोन बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या है, पॉलीसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाने में भी इस्तेमाल होता है रिएक्शन। जैसे ये देख सकते हैं कि इसमें क्या होगी, 2 रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी तो पॉलीसाइक्लिक रिंग बन जाएगा। और चौथी सिंथेसिस में 2 डाईफिनाइल कीटोन है हमारे पास और उसके साथ हमने रिएक्शन किया है डाई अल्काइल सक्सिनेट का, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया न्यू प्रोडक्ट। तो ये भी इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन में आ जाएगा। देन है ड्रा द कन्फर्मेशन एनर्जी डायग्राम ऑफ फॉर एन प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन फॉर अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 अराउंड कार्बन बॉन्ड। तो सबसे पहले कन्फर्मेशन ऑफ एन प्रोपेन देख लेते हैं। एन प्रोपेन शो कन्फर्मेशन ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और एक कार्बन एटम के साथ एक मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। इसकी फ्री रोटेशन की वजह से सिर्फ इसके 2 ही कन्फर्मेशन होते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। देखिए हमें कंप्लीट रोटेशन से शो करते, पहले क्या होगा, इक्लिप्स्ड होंगे, कार्बन और मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान 0 डिग्री एंगल होगा। फिर क्या होगा, दोनों के दरमियान 60 डिग्री एंगल आएगा तो क्या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आएगी। फिर क्या होगा, दोनों के दरमियान 120 आएगा तो फिर भी हमारे पास इक्लिप्स्ड ही आएगी। चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप के दरमियान 180 डिग्री का ले लें तो स्टैगर्ड आएगा। तो क्या होगा, सिर्फ इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर हैं क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, तो सिर्फ इसके 2 पॉसिबल इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आएगा। इसकी एनर्जी डायग्राम देख सकते हैं, एन प्रोपेन की तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इक्लिप्स्ड की, क्योंकि उसमें टॉर्जनल स्ट्रेन होगा। 2 हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन, जैसे आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन क्या होंगे, एक ही कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, इन दोनों के दरमियान रिपल्जन होगी। रिपल्जन होने की वजह से इक्लिप्स्ड आइसोमर की एनर्जी ज़्यादा होगी और जो स्टैगर्ड आइसोमर है उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस तरह उसकी एनर्जी डायग्राम बनेगी एन प्रोपेन की। रीजन लिख देना किसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्यों है। दी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन। दिस टॉर्जनल स्ट्रेन इज ड्यू टू हाइड्रोजन टू CH3 इंट्रैक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन टू CH3 इंट्रैक्शन। दी वंडर वॉल्स रिपल्जन occur between the methyl group and hydrogen atom on eclipsed conformation. Under normal condition, the most of the N-propane molecule exist in staggered conformation. एन ब्यूटेन की कन्फर्मेशन हमने पिछली वीडियो में 2024 के पास्ट पेपर में इसको डिस्कस किया था, तो इसको एक दफ़ा देख लें। इसकी 4 होती है कन्फर्मेशन, उनको कंप्लीट रोटेशन पहले 0, 60 फिर 120 दिखाई गई है, फिर 180 है, फिर 240 है, फिर 300 है। इसकी एनर्जी डायग्राम ऑफ एन ब्यूटेन की, ये इसकी एनर्जी डायग्राम है। एक की एनर्जी जो फुली इक्लिप्स्ड है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम एनर्जी होगी फुली स्टैगर्ड की, फिर फुली इक्लिप्स्ड से जिसकी थोड़ी सी कम होगी वो पार्शली इक्लिप्स्ड होगा, उससे कम पार्शली स्टैगर्ड, और सबसे कम एनर्जी होगी फुली स्टैगर्ड की। आपने रीज़न भी लिख देनी क्यों और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख देना। सबसे ज़्यादा फुली स्टैगर्ड स्टेबल होगा, उससे कम स्क्यू स्टैगर्ड, उससे कम स्क्यू इक्लिप्स्ड, उससे कम फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको पास्ट पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।